नमस्कार। जैसे कि उम्मीद थी, सेना में ठेके की भर्ती का जो एक तमाशा शुरू किया गया था अग्निपथ के नाम से, उसका पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले बिहार में विरोध हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में लड़के सड़कों पर आए, फिर उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। देखते देखते यह आग पूरे देश में फैलती जा रही है। हिंसक विरोध भी कई जगह देखे गए हैं, कई जगह अहिंसक विरोध भी देखे गए हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। पूरे देश में युवा सड़कों पर आकर ये बता रहे हैं कि वो ठेके पर सेना में भर्ती की जो अग्निपथ स्कीम लेकर सरकार आई है उसके साथ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों छात्र अग्निपथ की स्कीम के इतने खिलाफ हैं? दो तीन छोटी छोटी बातें अगर आप गौर करेंगे तो शायद आपके भी समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले 4-5 सालों से रोजगार लगभग हर जगह बंद है। या तो भर्तियां निकलती नहीं है, या निकलती हैं तो फिर परीक्षा होती है, फिर पता चलता है पेपर आउट हो गया था, फिर परीक्षा कैंसिल हो जाती है, या फिर रिजल्ट निकल भी गया तो नौकरी में लेने की जो प्रक्रिया होती है, भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, वो लंबी खिंच जाती है। 2-3 खास जगहें थी जहां पर युवा रोजगार के लिए सबसे ज्यादा भरोसा करता था। रेलवे, आर्मी, बैंक, इन सारी जगहों पर भर्तियां बंद हैं। आर्मी के बारे में हम देखें, हाई स्कूल और 12th पास लड़के जो होते हैं, खासतौर से जिस इलाके से मैं आता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार या फिर मध्य प्रदेश में उतना मैंने नहीं देखा, कुछ एक इलाकों को छोड़ के बाकी जगहों पर उतना उत्साह मैंने नहीं देखा, लेकिन उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारी वो जगहें हैं जहां पूरे के पूरे गांव हैं, जहां ट्रेडिशन है, परंपरा है आर्मी में भर्ती होने की। क्यों? क्योंकि परीक्षा कोई खास कठिन नहीं होती है। शारीरिक तौर पे बच्चे खुद को मजबूत कर लेते हैं। सुबह 3 बजे उठकर, 2:30 बजे उठकर लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं, और ये सारा कुछ करके खुद को तैयार करते हैं आर्मी में भर्ती होने का। क्यों? सिर्फ भावनात्मक बात करेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। देशभक्ति तो होती ही है। मेरा अपना मानना है कि देश का हर नागरिक देशभक्त होता है, चाहे वो आर्मी में भर्ती हो, चाहे टीचर बने, चाहे वो आईएएस बने, चाहे वो लेखक बने, या कुछ भी हो। देश से भक्ति उसकी अलग अलग तरह की होती है, लेकिन आर्मी में भर्ती के इस मामले को सिर्फ देशभक्ति से समझेंगे तो हमेशा गड़बड़ होगा। जिन इलाकों की मैंने बात की, गरीब इलाके हैं, नौकरी के बहुत सारे, रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आर्मी की जो नौकरी है वो एक सुरक्षित जीवन की गारंटी लेकर आती है। लड़के आर्मी में आसानी से भर्ती हो जाते हैं अपने शारीरिक सौष्ठव के दम पर, फिर तनख्वाह मिलने लगती है, पेंशनेबल जॉब होती है। खतरा होता है, लड़ाई के समय या बाकी समय भी यह खतरा होता है, लेकिन उस खतरे के साथ यह गारंटी जुड़ी होती है कि अगर उनको कुछ होता है तो उनके परिवार को सुरक्षित जीवन मिलेगा, पेंशन मिलेगी और तमाम सारी चीजें मिलेंगी। जब आप इसको सिर्फ देशभक्ति पर रिड्यूस कर देते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि गरीब घरों के लड़के आर्मी में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको सुरक्षित भविष्य भी मिलता है और एक सम्मानजनक जीवन मिलता है। अब ये 4 साल में क्या मिलेगा? 4 साल की नौकरी, फिर अंधेरी रात। एक तो तनख्वाह इतनी कम है, आप देखेंगे कि चौथे साल में जाकर 28,000 रुपए हाथ में मिलेंगे। कुछ लोग बड़े खुश होकर बता रहे हैं कि 24 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में या जिस उम्र में भी वो बाहर निकलेंगे उनके पास 10 लाख रुपए होंगे और 10 लाख से वो कोई नई चीज शुरू कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि 10 लाख यहां सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जब जिंदगी में आप नया कुछ करने की कोशिश करते हैं तो मालूम होता है कि इस देश में छोटे से छोटे शहर में भी 10 लाख रुपए में 2-3 कमरों का ढंग का ऐसा मकान नहीं बन सकता जिसमें आपका परिवार रह सके। आप चलिए, जहां का मैं रहने वाला हूं देवरिया, वहां चलिए, उसके आसपास सलेमपुर, बस्ती, जो भी इलाका जाना है वहां चलिए और देखिए कि अगर वो 1-1.5 कट्ठा जमीन खरीद के मकान बनवाना चाहता है तो क्या 10 लाख में बनवा सकता है? चलिए वो भी छोड़ दीजिए, दुकान खोलना चाहता है तो 10 लाख में कौन सी दुकान खुलेगी? लगता है बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जो रोजगार 10 लाख रुपए में वो शुरू कर सकता है वो कोई सम्मानजनक, 25 साल की उम्र इतनी कम नहीं होती है। जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूं उसमें नौकरी के बाद तुरंत शादी का मामला होता है। अब ये 4 साल वाली नौकरी पे उनकी शादी भी हो पाएगी कि नहीं, कोई नहीं जानता है।
तो 25 साल की उम्र से नए सिरे से वो जिंदगी शुरू करेगा, फिर से सेटल होते होते 30-32 साल का हो जाएगा, तब जाकर शायद वो अपनी जिंदगी में सम्मानजनक जीवन जीने के बारे में सोच सके। दूसरी बात, हाई स्कूल या इंटर पास करके जा रहा है और अगले 4 साल तक वो सिर्फ क्या सीखेगा? बंदूक चलाना। उसके भरोसे कौन सी नौकरी मिल सकती है? बैंक के सामने सुरक्षा कर्मी की नौकरी, किसी पूंजीपति के साथ बॉडीगार्ड बन के चलने की नौकरी। क्या ये नौकरियां इतनी सम्मानजनक हैं कि युवा चाहता है? सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दे सकती है? जो युवा 4 साल की नौकरी कर रहा है, वो 24 साल की, 25 साल की, 30 साल की नौकरी क्यों नहीं उसको दिया जा सकता है? क्या जरूरत पड़ी अचानक आर्मी में इस तरह के 4 साल की भर्ती पर? आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि 4 साल के बाद उनको रिटायर करने की बात चल रही है? आज कहा जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल और बाकी सारी जगहों पर उनको वरीयता दी जाएगी। इस बात पर युवा क्यों नहीं भरोसा कर पा रहा है? क्योंकि यहां पहले से ही लाखों पद खाली हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। तो जो युवा 4 साल की नौकरी करके जाएगा, उसको वरीयता देने का क्या मतलब है? वरीयता का मतलब तो तब है ना जब रेगुलर भर्तियां हो रही हों, तो वरीयता में ये भी भर्तियां हो जाएंगी। और मजाक कैसा किया जा रहा है? आज मैंने देखा एक प्रपत्र चल रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जा रहा था कि 4 साल में लड़का जो है वो 10 लाख रुपया खुद बचा लेगा, बाकी 10 लाख सरकार देगी। 4 साल में 10 लाख मतलब जोड़िए, हर साल 2.5 लाख रुपया बचाने हैं। 2.5 लाख बचाने का मतलब 10,000 रुपया महीना बचाना। जिस आदमी को 20,000 22,000 हाथ में मिलेगा, वो 10,000 रुपया महीना बचा लेगा। तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों नहीं परमानेंट नौकरी दी जा सकती है? यह सवाल सरकार से पूछना होगा। और लगता ऐसा है कि सरकार की न तो नीयत है और न ये औकात कि इस देश के युवा को सम्मानजनक जीवन दे सके। एक आखिरी बात हिंसा के बारे में। बहुत सारे मित्रों ने लिखा कि हिंसा हो रही है, ये युवा हिंसा कर रहे हैं, ये नौकरी में जाकर क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि भाई आर्मी की नौकरी इज ऑल अबाउट हिंसा। आर्मी में जब जाता है उसको बंदूक दी जाती है और उसे हिंसा ही करनी होती है। दूसरी बात ये, मैं गांधी को याद करूंगा 1942 के दौरान, जब उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस कार्य समिति को जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद जिस तरह की हिंसा पनपी, जिसमें आप देखते हैं कि टेलीग्राफ की लाइनें काट दी गई, रेलवे के ट्रैक्स उखाड़ दिए गए और क्या क्या किए गए, इस पर जब गांधी से सवाल किया गया तो गांधी ने कहा कि इस हिंसा के लिए कांग्रेस या मैं या लोग जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। क्यों कहा? क्योंकि सरकार लोगों की लेजिटिमेट जो मांग थी उसको नहीं मान रही थी। निश्चित रूप से हिंसा बुरी है, निश्चित रूप से किसी भी तरह की हिंसा बुरी है, लेकिन अगर छात्रों द्वारा की जा रही ये हिंसा बुरी है तो साथ में आपको यह भी जोड़ना होगा कि सरकार जो हिंसा कर रही है, कभी बुलडोजर के माध्यम से, कभी लाठी चलाकर, कभी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के विरोध करने के अधिकार को रोककर, वो हिंसा इस तरह की हिंसा के लिए जिम्मेदार है। सरकार जिस तरह की नीतियां बना रही है, कभी किसानों के खिलाफ, कभी जवानों के खिलाफ, और सरकार जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से उठने वाले आंदोलनों को दबा रही है, सरकार खुद जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए। आज अगर ये 4 साल के नाटक की जगह परमानेंट पोस्ट निकाली गई होती 10 लाख, तो पूरे देश में उत्साह की लहर होती। यही हुआ जो आपको सड़क पर पत्थर चलाते हुए और ट्रेन चलाते हुए दिख रहा है, पूरी ताकत के साथ सुबह 3 बजे उठकर दौड़ रहा होता, खुद को फिजिकली फिट कर रहा होता आर्मी में भर्ती होने के लिए, और आर्मी में भर्ती होने के बाद पूरी ताकत और पूरे उत्साह से सीमा पर खड़ा होता। लेकिन जैसे कोशिश की जा रही है दुनिया भर के प्रयोगों की, कभी एमएसपी को खत्म करने की बात होती है, कभी मंडी को खत्म करने की बात होती है, कभी परमानेंट नौकरियों को खत्म करने की बात होती है, कभी सीएए की बात होती है, कभी कोई बात होती है। जो सरकार सबसे ज्यादा देशभक्ति के दावे कर रही है, वो देश को बर्बाद करने, देश के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए लगातार नई नई चीजें अगर लेकर आ रही है, तो ये विरोध उसको बर्दाश्त करना होगा और ये विरोध खड़े होंगे ही, इनको कोई दबा नहीं पाएगा। एक आखिरी बात कह के मैं बात खत्म करता हूं कि लोकतंत्र इसलिए बना था कि हथियार की संस्कृति समाज के भीतर न रहे। सेना एक अनिवार्य आवश्यकता थी, पुलिस एक अनिवार्य आवश्यकता थी,
इसलिए, और इन सब को रक्षा करने वाली ताकतें कहा गया। पुलिस को भी बनाया गया था इसलिए कि वो जनता की रक्षा में काम आए। आर्मी को बनाया गया था इसलिए कि वो देश की रक्षा में काम आए। लेकिन जिस तरह से 4 साल के लिए हथियारों की ट्रेनिंग देकर और फिर बेरोजगार कर देने की बात है, जरा सा आप ध्यान दीजिए उन देशों में, जिन देशों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा की बात हुई, वहां पर जिस तरह के गैंगवार, जिस तरह के माफिया सामने आए और उसमें आर्मी से निकले हुए युवाओं की बात आई, उसको जरा गौर से जब आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि समाज में हथियारों का प्रचलन कितना खतरनाक हो सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो ठेके की भर्ती अंग्रेजों ने की थी, जो लोग निकल के आए उसमें से, जिसमें से गोपाल गोडसे भी एक था, इसके अलावा बंगाल से लेकर पंजाब तक में जब विभाजन शुरू हुआ और हिंसा शुरू हुई, तो इस तरह के ट्रेंड लोगों ने, चाहे वो पुंछ की बात हो, पंजाब की बात हो, बंगाल की बात हो या बाकी जगहों की बात हो, आर्मी से लौटे हुए लोगों ने किस तरह का रोल निभाया था, उसको जरा सा याद कर लेना चाहिए। तो अगर रोजगार नहीं मिलेगा, अगर सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो युवा विद्रोह तो करेगा ही। अब ये सरकार के ऊपर है कि युवाओं के इस गुस्से को ध्यान में रखते हुए, इस गुस्से का संज्ञान लेते हुए, अग्निपथ जैसी देश और समाज को आग में झोंकने वाली स्कीम वापस ले, और या फिर एक बार और दमन करे और विध्वंस के इस रास्ते पर आगे बढ़ जाए। आखिरी बात, अग्निपथ बड़ा फिल्मी नाम है, आप जानते हैं, अमिताभ हीरो थे, एक फिल्म आई थी अग्निपथ। स्क्रीन पर अग्निपथ अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में आदमी अग्नि का पथ नहीं चाहता है। जीवन में आदमी शांति और चैन का पथ चाहता है। ऐसा रास्ता चाहता है जिस पर उसको और उसके परिवार को समृद्धि और खुशहाली मिल सके। इसलिए जो नाम है वो नाम ही अपने आप में बताता है कि इस समृद्धि और शांति के पथ से अलग हिंसा और बर्बादी के पथ पर डालने का जो काम किया जा रहा है वो और किसी के हित में हो, लेकिन देश और समाज के हित में तो कतई नहीं।